डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद रॉ मटेरियल्स दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद जो इसमें और एक टॉपिक का डिस्कस किया था दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमें लेक्चर सेकंड है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमें डिटेल के साथ पढ़ना है कि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है एक प्लांट में, तो वहां पे कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, जिन स्टेप्स के जरिए से जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। और जब हम मैकेनिज्म पे बात करते हैं तो जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसमें मेन 3 स्टेप्स है। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, नंबर सेकंड कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और थर्ड में रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। ये बेसिक 3 स्टेप्स है जिन स्टेप्स के जरिए से जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। जो इसमें फर्स्ट स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द थाइलोकाइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वहां पे मैंने बताया है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज पाइल्स ऑफ थाइलोकाइड्स। इन थाइलोकाइड्स के अंदर वहां पे ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन सबस्टेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है उसकी काम क्या होती है, ये सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसी सोलर एनर्जी को बाद में ये प्लांट्स यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें क्या होता है, जो सोलर एनर्जी होती है इसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलोकाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो वहां पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे सेटअप में इसको सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है। और उसके साथ साथ वहां पे और एक प्रोसेस हो जाती है दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मींस वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो वहां पे सोलर एनर्जी होती है, ये सोलर एनर्जी इन वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करती है, जिसको हम नाम देते हैं फोटोलिसिस। तो वहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो वहां से प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, और उसके साथ साथ वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ये दूसरा सेटअप होता है किसका, फोटोसिंथेसिस का। फर्स्ट सेटअप में सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, और दूसरे सेटअप में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ जो वाटर होता है इट अंडरगोज फोटोलिसिस, इसकी फोटोलिसिस हो जाती है, और वहां से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब जो इसका थर्ड स्टेप है दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिड्यूस किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज। ये रिड्यूस हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स वहां पे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिड्यूस होते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, या ये ग्लूकोज में रिड्यूस होता है। ये बेसिक 3 स्टेप्स है जिन स्टेप्स के जरिए से जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दूसरे स्टेप में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाती है, और तीसरे स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिड्यूस हो जाता है, इसको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। ये मेन 3 स्टेप्स है जो स्टेप्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करते हैं। अब जब हम फोटोसिंथेसिस देखते हैं तो ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो इसका मैकेनिज्म होता है, इसको हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं लाइट फेज और दूसरे को हम नाम देते हैं डार्क फेज। ये हम किस बुनियाद पे करते हैं, एक को हम नाम देते हैं लाइट फेज और दूसरे को हम नाम देते हैं डार्क फेज। इट डिपेंड्स अपॉन द लाइट। क्या इस फेज में, क्या इस सेटअप में लाइट इन्वॉल्व होती है या नहीं, और जिस सेटअप में लाइट इन्वॉल्व होती है उसको हम नाम देते हैं लाइट फेज। और जो ये लाइट फेज होता है इट इज लाइट डिपेंडेंट फेज, इसको हम और एक नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। मींस जो ये फेज होता है फोटोसिंथेसिस का इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। ये लाइट पे डिपेंड होता है, विदाउट लाइट जो लाइट फेज होता है डज नॉट परफॉर्म। मींस लाइट के बगैर जो लाइट फेज होता है ये पॉसिबल नहीं है। तो मींस इस फेज को हम नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर लाइट होती है, वो यूटिलाइज होती है इस फेज को कंप्लीट करने में। और जो दूसरा फेज होता है जिसको हम नाम देते हैं डार्क फेज, इस डार्क फेज को और एक नाम देते हैं दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। मीन जो डार्क फेज होता है इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट।
ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है, ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है। इस डार्क फेज को लाइट के साथ कुछ नहीं है, लेकिन जो लाइट फेज है ये टोटली डिपेंडेंट होता है लाइट एनर्जी पे, ये टोटली डिपेंडेंट होता है लाइट पे। इसीलिए इस लाइट फेज को हम दूसरा नाम भी कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, और डार्क फेज को हम नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज, जो हमें बाद में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। अब ये जो लाइट फेज होता है इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज, इसका नाम ही है लाइट डिपेंडेंट फेज, इसीलिए हम इसको कहते हैं इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की प्रेजेंस में हो जाता है, ये लाइट की प्रेजेंस में परफॉर्म हो जाता है। अगर वहां पे लाइट नहीं होगी तो जो लाइट डिपेंडेंट फेज होता है इट डज नॉट परफॉर्म। मींस यहां पे लाइट फेज में लाइट जरूरी है, लाइट नेसेसरी है इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए हम उसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। और ये कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट होगी तभी ये लाइट फेज कंप्लीट होगा, तभी ये लाइट फेज परफॉर्म हो सकता है। और ये जो लाइट फेज होता है उसको हम और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द फोटोकेमिकल फेज। इसको हम दूसरा नाम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज, और उसके साथ साथ उसको हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन, और उसके साथ साथ उसको हम नाम देते हैं हिल रिएक्शन, क्योंकि उसको डिस्कवर किया गया है रॉबर्ट हिल ने 1973 में। उसके नाम पे हम उसको और एक नाम देते हैं दैट इज हिल रिएक्शन। तो मींस ये जो लाइट फेज है इसको हम और फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, उसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, और उसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया है 1973 में। तो मीन ये जो लाइट फेज है इसके डिफरेंट नेम्स है, इसको हम लाइट फेज भी कह सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज भी कह सकते हैं, फोटोकेमिकल फेज भी कह सकते हैं, लाइट रिएक्शन भी कह सकते हैं, और उसको हम हिल रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब ये जो लाइट फेज होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर परफॉर्म होती है, और जब मैंने पिछले लेक्चर में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे डिस्कस किया था, वहां पे मैंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर सेल ऑर्गेनली होती है, वहां पे डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जो उसका एनवेलोप होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और उसके बाद ये जो एनवेलोप एनक्लोज करता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मटेरियल होता है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को हमने कहा था मैट्रिक्स, जिसको हम स्ट्रोमा नाम कहते हैं, जहां पे फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है जिसको हम लैमेलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम थाइलोकाइड्स कहते हैं, और जो वहां पे कलेक्ट होके पाइल होके वहां पे ग्रैनम बनाते हैं, और कलेक्टिवली वहां पे डिफरेंट ग्रैने प्रेजेंट होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब कंसेप्ट ये है कि ये जो लाइट फेज होता है क्या ये इस स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होता है या ये इन थाइलोकाइड्स के अंदर परफॉर्म होता है। और यहाँ पे बेटा याद रखना है, जो लाइट फेज होता है इट टेक्स प्लेस इन द थाइलोकाइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकाइड्स होते हैं, जो वहां पे ग्रैनम बन जाता है, ग्रैनम थाइलोकाइड्स का बना होता है, इन्हीं थाइलोकाइड्स के अंदर ये जो लाइट फेज होता है ये परफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं थाइलोकाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पे जो थाइलोकाइड्स होते हैं इनके अंदर ये लाइट फेज कंप्लीट होता है, या ये जो लाइट फेज होता है ये इन्हीं थाइलोकाइड्स के अंदर परफॉर्म होता है। ये इसमें दो स्टेप्स है, एक तो इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, नंबर सेकंड कहां पे होता है, ये थाइलोकाइड्स के अंदर परफॉर्म हो जाता है। अब इस फेज के दौरान क्या होता है, या इस फोटोकेमिकल के दौरान क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे अब्सॉर्ब सोलर एनर्जी। जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं एंड लीड टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस सोलर एनर्जी की मदद से वहां पे जो वाटर होता है इट अंडरगोज फोटोलिसिस, इसकी फोटोलिसिस हो जाती है। जब फोटोलिसिस हो जाती है तो वाटर ब्रेक डाउन होता है, एक तो ये प्रोटॉन्स रिलीज करता है, उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो अब जो ये ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज होता है, मींस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं वो कहां से आता है, वो वाटर से आता है, ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और जब ये ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है तो ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है थ्रू स्टोमेटा, जो लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के जरिए से ये लीव्स से ट्रांसफर होता है, ये लीव्स से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब यहाँ पे जो अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं यही यूटिलाइज होते हैं बाद में इस प्रोसेस में। तो मींस यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वहां पे फोटोलिसिस वाटर हो जाती है, वहां से प्रोटॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ऑक्सीजन गैस तो चला जाता है बाहर एटमॉस्फेयर में। अब मसला है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है।
जो वहां पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्मिलेटरी पावर्स। इनको इस्तेमाल किया जाता है वहां पे थायरोकॉइड्स के अंदर एस्मिलेटरी पावर्स बनाने के लिए। वहां पे NADPH बन जाता है और वहां पे ATP बन जाता है। जो NADPH होता है ये एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग पावर, और इसके साथ साथ जो ATP बन जाता है इट एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स या एनर्जी करेंसी। और यही दो जो एस्मिलेटरी पावर्स होते हैं ये बाद में यूटिलाइज होते हैं डार्क फेज में। मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलते हैं बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इनको यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्मिलेटरी पावर्स। मींस वो एस्मिलेटरी पावर्स बनाते हैं। इसमें जो NADPH होता है इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग पावर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाद में रिड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डोनेट करता है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये फिक्स होता है, रिड्यूस होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। और जो वहां पे ATP बन जाता है ये यूज होता है एज ए एनर्जी सोर्स, ये बाद में डार्क फेज में एक्ट एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज होता है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने में। अब ये जो NADPH है दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये एक्ट क्या करता है? इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग पावर। ये रिड्यूसिंग पावर एक्ट करता है। ये बाद में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, प्रोटॉन्स डोनेट करता है, जिसकी मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। और वहां पे जो ATP है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक्ट क्या करता है? इट एक्ट करता है एज एनर्जी, एनर्जी करेंसी या एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो बाद में डार्क फेज में एनर्जी प्रोवाइड करता है इस फेज को कंप्लीट करने में। तो इसके साथ कंप्लीट होता है लाइट फेज। अब लाइट फेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट फेज, मींस ये लाइट पे डिपेंड होता है। ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, मींस विदाउट लाइट ये परफॉर्म नहीं हो सकता है। इसको फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन या हेलो रिएक्शन भी कहते हैं। कहां पे हो जाता है? थायरोकॉइड्स के अंदर। होता क्या है? सोलर एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की मदद से, वहां पे वाटर फोटोलिसिस हो जाती है, वाटर की फोटोलिसिस हो जाती है, और वहां पे ब्रेक डाउन होता है ये किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है इनटू एटमॉस्फेयर, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ एस्मिलेटरी पावर्स दैट इज NADPH एंड ATP। NADPH मींस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, जो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग पावर, जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। और उसके साथ साथ ATP दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट एक्ट एज एनर्जी करेंसी, जो बाद में एनर्जी प्रोवाइड करता है इस डार्क फेज को कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे जो दूसरा फेज है दैट इज डार्क फेज। जो डार्क फेज है इसको हम नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसको हम दूसरा नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। मींस इट कैन ऑकर इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अब चाहे इस डार्क फेज को लाइट प्रेजेंट हो चाहे इसको लाइट एब्सेंट होगी, तो ये तब भी परफॉर्म हो सकता है। मींस इट ऑकर्स इन बोथ कंडीशंस वेदर लाइट इज प्रेजेंट और नॉट। जब प्लांट को लाइट प्रेजेंट होगी तब भी डार्क फेज परफॉर्म होता है, जब प्लांट को लाइट एब्सेंट होगी तब भी डार्क फेज परफॉर्म होता है। बस इसको नीड क्या है? इसको इन दोनों की जरूरत है। NADPH और ATP जब तक प्रेजेंट है तब तक डार्क फेज कंप्लीट होगा, तब तक डार्क फेज कंटिन्यू हो जाएगा। अगर NADPH और ATP जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उनका आना बंद हो गया, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो स्टॉप हो जाएगी, तो डार्क फेज बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है जो डार्क फेज होता है इट इज कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। मींस ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं होता है। अगर प्लांट को लाइट होगी भी तब भी ये परफॉर्म हो सकता है, अगर प्लांट को लाइट एब्सेंट भी होगी तब भी ये परफॉर्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो जरूरत है डार्क फेज को दैट इज NADPH एंड ATP मॉलिक्यूल्स, इनकी सप्लाई कंटिन्यू होनी चाहिए, तभी ये कंटिन्यू हो सकता है, तभी डार्क फेज कंटिन्यू कर सकता है। अब डार्क फेज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है और डार्क फेज में क्या होता है, वो हमें डिस्कस करने हैं। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट। ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी परफॉर्म हो सकता है, ये एब्सेंस ऑफ लाइट में भी टेक प्लेस हो सकता है। मीन जो डार्क फेज होता है इसको लाइट के साथ कुछ नहीं है, ये इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होता है, लेकिन ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं होता है। चाहे इस प्लांट को लाइट प्रेजेंट होगी, चाहे इस प्लांट को लाइट एब्सेंट होगी, तब भी ये डार्क फेज परफॉर्म होता है। मींस इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे डायरेक्ट लाइट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। नंबर सेकंड, इट इज आल्सो कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज और केमिकल रिएक्शन।
इसको हम दूसरा नाम देते हैं बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। और उसके साथ साथ इसको हम केमिकल फेज भी कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जहां पे हमने लाइट फेज को फोटोकेमिकल फेज कहा या लाइट रिएक्शन कहा, वहां पे हम उसको कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज, या उसको हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल फेज भी कहते हैं। उसके साथ साथ जो इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि जो लाइट रिएक्शन होती है इट टेक्स प्लेस इन थाइलोकाइडस, वहां पे जो डार्क फेज होता है इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो वहां पे मैंने क्लोरोप्लास्ट में बताया है कि वहां पे फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अदर सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो डार्क फेज होता है ये इसी स्ट्रोमा के अंदर कंप्लीट होता है या इसी स्ट्रोमा में परफॉर्म होता है। जो यहाँ पे ये ग्रैनम होते हैं इनको छोड़कर या थाइलोकाइडस को छोड़कर जो यहाँ पे फ्लूइडी पार्ट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, डार्क फेज इसी मैट्रिक्स में इसी स्ट्रोमा में परफॉर्म होता है। अब इस डार्क फेज में होता क्या है, यहाँ पे जो एसिमिलेटरी पावर्स लाइट फेज के दौरान बन गए दैट इज NADPH एंड ATP। एसिमिलेटरी पावर्स NADPH एंड ATP आर यूज्ड, इनको यूज किया जाता है किसके लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स। NADPH और ATP का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, या ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है या ये किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है NADPH इस कार्बोहाइड्रेट को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डोनेट करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। किसमें रिड्यूस करता है, ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में रिड्यूस होता है, जो वहां पे प्लांट्स फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो मीन्स यहां पे इस फेज में जो लाइट फेज में NADPH एंड ATP दैट इज एसिमिलेटरी पावर्स बन गए हैं, उनका यूज होता है यहाँ पे। एक तो रिड्यूसिंग पावर एक्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनेट करता है, और जो दूसरा ATP होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, और ये रिड्यूस किसमें होता है, ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो डार्क फेज होता है इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड फेज, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज एंजाइम रेगुलेटेड। इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड फेज। इस डार्क फेज को बहुत सारे एंजाइम्स वहां पे रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वहां पे जो मेन एंजाइम होता है दैट इज रुबिस्को, RUBISCO, मैं यहां पे लिखूंगा RUBISCO। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो इस डार्क फेज में यूटिलाइज होता है या जो केल्विन साइकिल में यूज होता है, वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसको ग्लूकोज कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंजाइम वहां पे मोस्टली यूज होता है। अब ये जो डार्क फेज है इसको डिस्कवर किया है 3 साइंटिस्टों ने, एक का नाम केल्विन है, दूसरे का नाम बेंसन है और तीसरे का नाम बिशाम है 1951 में। इसलिए उनके नाम पे हम उसको और एक नाम देते हैं दैट इज CBB साइकिल। केल्विन, बेंसन एंड बिशाम उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, उन्होंने उसको वहां पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, इसीलिए उनके नाम पे उसको और एक नाम दिया जाता है दैट इज CBB साइकिल। और ये जो डार्क फेज होता है उसको हम और एक नाम भी देते हैं दैट इज केल्विन साइकिल, क्योंकि उसको केल्विन ने डिस्कवर किया था, उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से, तो उसके नाम पे हम उसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो अब ये जो डार्क फेज जब कंप्लीट होता है तो वहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे प्रिपेयर करते हैं, जो प्लांट्स का फूड होता है, और बाद में इस ग्लूकोज को वो ट्रांसफर करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, वहां पे इसको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे रूट्स में, चाहे लीव्स में, चाहे स्टेम में, चाहे अदर पार्ट्स में वहां पे स्टोर करते हैं। तो जो मेन कंसेप्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में रिड्यूस होता है, और ये एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस होती है, यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको यूज होता है, और इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और या इसको बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। एंड इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट फेज, यहाँ पे लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है, और यहाँ पे जो एसिमिलेटरी पावर्स होते हैं दैट इज NADPH एंड ATP, उनका यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज, और ये कहाँ पे परफॉर्म होता है दैट इज इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। तो इसके साथ कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
हाईलाइटेड से, दैट इज जो फोटोसिंथेसिस है 3 स्टेप्स नालो होते हैं। सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स से। नंबर सेकंड, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके साथ साथ फोटोलिसिस वाटर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज। 2 फेज है, लाइट फेज और डार्क फेज। लाइट फेज को हम नाम देते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, डायरेक्टली डिपेंड होता है लाइट पे। इट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको नाम देते हैं फोटोकेमिकल फेज। लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन कहां पे हो जाता है? थैलेमोइड्स के अंदर। पहले सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब की जाती है और वहां पे वाटर फोटोलिसिस हो जाता है, तो वहां पे प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर्स। जब एसिमिलेटरी पावर्स बन जाते हैं तो इन एसिमिलेटरी पावर्स को बाद में यूटिलाइज किया जाता है इन द डार्क फेज, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ये कहां पे होता है? इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट और इसको हम बायोसिंथेटिक फेज या केमिकल रिएक्शन के नाम देते हैं। कहां पे हो जाता है? दैट इज स्ट्रोमा। और यहाँ पे क्या होता है? एसिमिलेटरी पावर्स NADPH रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ATP यूज होता है एज एनर्जी सोर्स। वो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, फिक्स करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज, और वहां पे एंजाइम यूटिलाइज होता है, दैट इज रिबिस्को। इसको डिस्कवर किया गया था केल्विन बेंसम एंड बिशान, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड CBB साइकिल, और इसको और एक नाम भी देते हैं, दैट इज केल्विन साइकिल। और जो फाइनल प्रोडक्ट वहां पे होता है दैट इज ग्लूकोज, और उसके साथ साथ वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है जो इसका बाई प्रोडक्ट होता है। तो इसके साथ कंप्लीट हो जाती है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन